नमस्कार, खबरों का पंचनामा देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो मौजूद है कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव सर। सर, आपका स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले एक नजर आज की टॉप हेडलाइंस पर। पीएम मोदी को बम से उड़ाने की मिली धमकी, मुंबई पुलिस को मिले व्हाट्सएप मैसेज से खलबली। जांच के बाद पुलिस ने आरोपी मिर्जा नदीम बेग को किया गिरफ्तार। महाराष्ट्र विधानसभा के स्पीकर होंगे बीजेपी विधायक राहुल नार्वेकर। 105 विधायकों ने ली शपथ। सीएम फडणवीस से मिलकर मांगा विपक्ष ने डिप्टी स्पीकर का पद। ईवीएम पर शरद पवार ने फिर बोला हमला। दिल्ली कूच कर रहे किसानों पर पुलिस ने छोड़े आंसू गैस के गोले, तो आंदोलन के बीच सरकार को दी चेतावनी। दिल्ली विधानसभा चुनाव का करेंगे बहिष्कार, जरूरत पड़ी तो पीएम के आवास का भी करेंगे घेराव। अरविंद केजरीवाल से सीधी टक्कर की तैयारी में बीजेपी। दिल्ली में आज से शुरू हुई परिवर्तन यात्रा। 1000 झुग्गी बस्तियों की उठाई जाएगी समस्या, केजरीवाल की बड़ी टेंशन। बांग्लादेश में नहीं थम रहा हिंदुओं पर अत्याचार, एक और हिंदू मंदिर पर हमला। इस्कॉन सेंटर में लगा दी गई आग। यूनुस के खिलाफ देश भर में प्रदर्शन जारी। सबसे पहली खबर में बात पीएम मोदी की। मुंबई पुलिस को प्रधानमंत्री मोदी को जान से मारने की धमकी भरा मैसेज मिला, जिसके बाद आरोपित मिर्जा नदीम बेग को पुलिस ने राजस्थान के अजमेर से दबोच लिया है और उसे पूछताछ भी की जा रही है। बता दें कि मुंबई ट्रैफिक पुलिस की हेल्पलाइन पर आए मैसेज में लिखा गया था कि पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के 2 एजेंट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बम से उड़ाने की साजिश रच रहे हैं। मैसेज मिलते ही मुंबई पुलिस की टीम अलर्ट हो गई। धमकी भरे संदेश पर पुलिस अधिकारी ने बताया कि जिस नंबर से ये मैसेज मिला था, हमने उसकी जांच की थी। हमें पता चला कि ये नंबर अजमेर राजस्थान से संबंधित है। पीएम मोदी को धमकी भरा मैसेज मिला, उनको बम से उड़ाने की धमकी दी गई, लेकिन अब आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। देखिए, जिस तरीके से ये देश में ये मौलाना गैंग की साजिश चल रही है और उसमें विपक्ष की कुछ पार्टियां इन लोगों के साथ खड़ी है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हिंदुस्तान के खिलाफ कॉन्स्पिरेसी चल रही है, उसमें पीएम मोदी को मारने की साजिश भी शामिल है। क्योंकि अब पूरी दुनिया में जो एंटी इंडिया एक्टिविटी करने वाले लोग हैं, जो संस्थानें हैं, जो देश है, इन लोगों को पता चल गया है कि भारतीय जनता पार्टी को लोकतांत्रिक तरीके से हराना अब मुश्किल है। और पीएम मोदी का नेतृत्व अभी जिस तरह से भारत को आसमान की ऊंचाइयों पर ले जा रहा है और भारत एक मजबूत ताकत बनकर दुनिया में उभर रहा है, जो अमेरिका को भी आंखें दिखा रहा है। अमेरिका भी आज हिंदुस्तान के सामने आंख में आंख डालकर वो बातें नहीं कर सकता जो मनमोहन सिंह की सरकार के समय किया करता था। हिंदुस्तान में अब कोई कठपुतली सरकार नहीं है। जब हमारा इंटरेस्ट होगा तो हम अमेरिका से भी लड़ेंगे। यूरोपीय संघ के देश आज भारत के पीछे पीछे चल रहे हैं, जो बड़े डिंग मारा करते थे, डिंग हाका करते थे, नहीं, भारत को गुलाम बनाने वाले देश भी भारत के पीछे पीछे है। तो ऐसी स्थिति में समस्याएं किसकी हो रही है? समस्याएं हो रही है पाकिस्तान जैसे देशों की, समस्याएं हो रही है अरब में बैठे भारत के मुसलमानों का सपोर्ट करने वाले लोग। ये अजमेर से जो मैसेज किया गया और ये जो धमकी दी गई कि आईएसआई का एजेंट पीएम मोदी को मारने की साजिश कर रहा है, बम से उड़ाने की साजिश कर रहा है, इसको हल्के में नहीं लेना चाहिए। और मुंबई पुलिस इसकी जांच कर रही है। एनआईए को भी इसकी जांच करनी चाहिए, क्योंकि यह पहली बार नहीं है। पहले वामपंथियों ने ही काम किया, जो वामपंथियों ने जिसके लेटर मिले थे, जिसको अर्बन नक्सल बार बार पीएम मोदी कहते हैं, इन लोगों ने लेटर में भी यही चीजें लिखी थी कि पीएम मोदी रैली करने जाएंगे, स्नाइपर का इस्तेमाल किया जाएगा, राइफल कौन सी होनी चाहिए, उसके लिए व्यवस्था कैसी होगी। जिस तरीके से राजीव गांधी को उड़ाए थे, उस तरीके से इनको भी रैली में ही असैसिन किया जा सकता है। और इसलिए जब बार बार धमकियां मिल रही है और पूरी दुनिया में ऐसे राइट विंग वाले बड़े नेताओं के खिलाफ साजिश चल रही है, तो ऐसे में इन लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। हालांकि अभी शुरुआती इन्वेस्टिगेशन है, लेकिन फिर भी एक के बाद एक जब तार जुड़ेंगे तो पता चलेगा इनमें किन किन लोगों की भूमिका रही है। जी, वहीं महाराष्ट्र विधानसभा के विशेष सत्र के दूसरे दिन
विपक्ष सहित 105 विधायकों ने शपथ ली। इन सभी ने ईवीएम के मुद्दे पर कल यानी 7 दिसंबर को शपथ लेने से इनकार करते हुए सदन से वॉकआउट कर दिया था, लेकिन सदन की कार्यवाही दोबारा शुरू होते ही इन लोगों ने शपथ ली। इधर राहुल नार्वेकर ने स्पीकर पद के लिए नामांकन भर दिया है। कोलाबा सीट से विधायक नार्वेकर का निर्विरोध चुना जाना तय है, क्योंकि किसी और ने उम्मीदवार से नामांकन दाखिल नहीं किया है। वहीं शपथ ग्रहण से पहले विपक्ष के नेताओं ने सीएम फडणवीस से मुलाकात भी की और इन सभी ने विधानसभा में डिप्टी स्पीकर के पद की मांग की। दूसरी तरफ एनसीपी के प्रमुख शरद पवार ने ईवीएम पर हमला करते हुए कहा कि कई देशों ने इससे त्यागा है, चुनाव के तारीखों में बदलाव की जरूरत है। एक तरफ तो डिप्टी स्पीकर पद की मांग हो रही, दूसरी तरफ ईवीएम पर बवाल मचा हुआ है। फिर से शरद पवार का बयान सामने आ गया। देखिए 24 घंटा के अंदर कल यही आदित्य ठाकरे सदन में गए, नहीं ईवीएम का मसला है, हम हार स्वीकार नहीं करेंगे, ये लोग जबरदस्ती जीते हैं ईवीएम से छेड़छाड़ करके, इसलिए हमारे विधायक शपथ नहीं लेंगे। कांग्रेस के लोग भी बोले, एनसीपी शरद पवार के पार्टी के लोग भी बोले और इन लोगों ने कल बहिष्कार किया। उसके बाद एक दिन के अंदर क्या हो गया? क्या ईवीएम का सारा मसला खत्म हो गया? एक तरफ शरद पवार ईवीएम ईवीएम चिल्ला रहे, कह रहे हैं पूरे दुनिया में कई देशों ने त्याग दिया, कई देशों ने तो बहुत कुछ त्याग किया है, कई देशों ने बहुत सुधार किया है और शरद पवार जैसे लीडर को कई देशों ने छोड़ दिया, फेंक दिया और ऐसे करप्ट लीडर को जेल के अंदर डाल दिया। लेकिन इसी डेमोक्रेसी की खूबसूरती है जिसका फायदा उठाकर शरद पवार जैसे करप्ट लीडर अभी भी राजनीति में है और अपने आप को ये कहते हैं कि हम महाराष्ट्र की राजनीति के चाणक्य हैं, पितामह हैं। तो भाई जब आपको जीत मिलती है तो आप खुश हो जाते हो, उसे स्वीकार कर लेते हो। लोकसभा चुनाव में बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, जब विधानसभा चुनाव में हार हुई तो आप एक के बाद एक यू टर्न लेते हो। जब कांग्रेस ने ईवीएम का मुद्दा उठाया था तो यही शरद पवार सामने आए, नहीं नहीं ईवीएम कोई बड़ा मुद्दा नहीं है, ईवीएम के कारण नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी की स्ट्रेटजी, हिंदू वोटों का ध्रुवीकरण, जो हिंदू लोग हैं इकट्ठा हुए, बटोगे तो कटोगे के नारे लगे और इसके कारण हम लोगों का सुपड़ा साफ हो गया। तो 4 दिन के अंदर क्या हो गया? क्या आपको ज्ञान मिला कहीं से? और ये ज्ञान तो राहुल गांधी और उसकी टीम जो कि विदेशी पैसों से यहां शासन चलाने की कोशिश करते हैं वही लोग देते हैं। तो शरद पवार को अब इसके लिए शर्म आनी चाहिए कि वो जो पैतरे ले रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत आदित्य ठाकरे के लिए है। ये जो आदित्य ठाकरे महाराष्ट्र का राहुल गांधी बनने की कोशिश कर रहा है उसकी हेकड़ी भी एक दिन में निकल गई। जिस तरीके से शपथ ग्रहण समारोह में हंगामा करने की कोशिश किया, विधायकों का शपथ नहीं दिलवाएंगे और अब देवेंद्र फडणवीस से जाकर गिड़गिड़ा रहे, नहीं डिप्टी स्पीकर का पद चाहिए, नेता प्रतिपक्ष का पद चाहिए। क्यों चाहिए? क्यों? अगर सिर्फ विपक्ष में बैठे हो इसलिए मिल जाए? तुम्हारी संख्या नहीं है। अगर तुम्हारी संख्या नहीं है तो तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। तुम्हें तो सवाल पूछने का भी अधिकार नहीं है, क्योंकि तुमने इस लोकतांत्रिक प्रक्रिया का मजाक उड़ाया, लोकतंत्र का मजाक उड़ाया। अगर तुम्हारे अंदर औकात है तो फिर से सारे विधायकों को इस्तीफा दिलवाओ और कहो कि नहीं नहीं हम इस हार को स्वीकार नहीं करते और ईवीएम पर, चुनाव आयोग पर भरोसा नहीं है, इसलिए हम जब तक बैलेट पेपर से चुनाव नहीं होगा हम इस प्रक्रिया में हिस्सा नहीं लेंगे। तब पता चल जाएगा कि तुम्हारी औकात ग्राउंड पर क्या है, लोग क्या करते हैं, तुम्हारे साथ रहते हैं या वही विधायक जो तुम्हारे साथ चल रहे हैं वो तुम्हें छोड़कर जाते हैं। ये इन लोगों की फितरत हो गई है कि ये केन प्रकारेन हार की जिम्मेदारी से डरो, भागो और किसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी जीत के लिए अलग अलग कारण ढूंढो कि ये जीत जनता ने नहीं दिलाई है बल्कि टेक्निकल कारण है, ये कॉन्स्पिरेसी है, ये तरीके हैं, इसलिए जनता इन्हें बार बार रिजेक्ट कर रही है। जी, इस खबर में बात किसानों की। एमएसपी की गारंटी और किसानों की बकाया समस्याओं का समाधान समेत अन्य मांगों को लेकर फिर से किसान आंदोलन पर है। आज शंभू बॉर्डर से किसानों ने दिल्ली कूच करने की कोशिश की। पुलिस की तरफ से लगाए गए बैरिकेडिंग भी तोड़ दिए गए, जिसके बाद पुलिस को आंसू गैस के गोले दागने पड़े। इस बीच किसानों ने दिल्ली विधानसभा चुनाव का बहिष्कार करने का ऐलान किया है। किसानों ने कहा कि अभी तक हमारा आंदोलन शांति प्रिय रहा है, लेकिन अब इससे ज्यादा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जरूरत पड़ी तो दिल्ली विधानसभा चुनाव का बहिष्कार करेंगे, साथ ही सीएम, एलजी और पीएम के घरों का भी घेराव करेंगे। इस तरीके से चेतावनी देकर ये किसान क्या बताने और जताने की कोशिश कर रहे हैं। अगर इनको लगता है कि दिल्ली विधानसभा चुनाव का बहिष्कार करेंगे तो करें। अगर सीएम के घर का घेराव करना है तो सबसे पहले शुरुआत तो भगवंत मान के घर के घेराव से होनी चाहिए। ये पंजाब से उठकर दिल्ली क्यों आता है? हमेशा ये दिल्ली को सॉफ्ट टारगेट क्यों रखता है? क्योंकि एक तरीका है, ये जो दिल्ली के आसपास के स्टेट है, चाहे
उत्तर प्रदेश की बात है। उत्तर प्रदेश में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान नेता ज्यादा एक्टिव रहते हैं, राकेश टिकैत जैसे लोग। उसके बाद हरियाणा के कुछ किसान नेता, सारे वामपंथी किसान नेता हैं, सारे वामपंथी संगठन है, और ये सब ज्यादा एक्टिव रहता है क्योंकि ये बॉर्डर पर आएगा, मीडिया में इनका नाम होगा और फिर मीडिया में ये दिखाए जाएंगे, देखो किसान पूरे देश में परेशान है। ये पूरे देश के किसान का प्रतिनिधित्व करता है। हरियाणा के कुछ किसान संगठन, इस बार तो हरियाणा के किसान संगठनों ने भी मना कर दिया कि नहीं नहीं, तुम्हारे इस आंदोलन के साथ नहीं है। और पंजाब में ही सबसे बड़ी समस्या है। एक तरफ तो कहा जाता है पंजाब सबसे ज्यादा प्रोड्यूस करता है अनाज का, सबसे ज्यादा गेहूं चावल उपजाने वाला प्रदेश है, और वहां पर किसान भी समृद्ध है, किसानों के घर कोठियां बड़ी बड़ी होती है, और जो किसान हैं वो आधा से ज्यादा बस गए हैं कनाडा में जाके, अमेरिका में जाके, यहां पर वो ठीके पर खेती देते हैं। तो जो ओरिजिनल किसान हैं वो अपनी समस्या को लेकर परेशान नहीं है, क्योंकि वो जानते हैं कि जो जितना मेहनत कर रहा है उसके अकॉर्डिंग उसे मिल रही है। लेकिन आगे अगर कुछ डिमांड है तो एक लॉजिकल डिमांड लेकर आप मंत्री से बात करोगे, उसके बाद मीडिया को बताओ कि ये डिमांड है और इसमें सरकार ने हमें यह आश्वासन दिया है जो हम खुश नहीं है इसके लिए। लेकिन आप हमेशा ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर पहुंच जाते हो, तलवार भाला गड़ासा लेकर पहुंच जाते हो, पुलिस के साथ मारपीट करने के लिए उतारू रहते हो। अगर ऐसा करोगे तो फिर आपको दंगाई कहा जाएगा, किसान नहीं कहा जाएगा। और दंगाई कहलाओगे तो आपके सामने पुलिस भी दंगाइयों की तरह व्यवहार करेगी। इसलिए इन लोगों की पिटाई चुराई हो रही है। अगर ये सही तरीके से किसान बनकर आते तो सरकार स्वागत करती। पहले भी किसानों की समस्याओं को सुलझाया गया है, अब फिर से सुलझाया जाता। लेकिन 200, 400, 500 ये मंडी में काम करने वाले मंडी के दलाल किसान नहीं हो सकते, दंगाइयों की तरह व्यवहार कर रहे हैं, तो पुलिस भी इनके साथ ऐसा ही व्यवहार कर रही है जी। और अब बात दिल्ली में बीजेपी की। बीजेपी ने दिल्ली में आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। आज से अरविंद केजरीवाल सरकार की लापरवाही के खिलाफ एक बड़े प्रदर्शन का ऐलान किया गया है। बीजेपी ने परिवर्तन यात्रा की शुरुआत कर दी है। बीजेपी के मुताबिक लगभग 1000 झुग्गी बस्तियों में स्थानीय समस्याओं को लेकर पार्टी कार्यकर्ता और झुग्गीवासी मिलकर दिल्ली सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर अपनी तैयारी तेज कर दी है। पार्टी ने इस विधानसभा चुनाव में दलित वोटरों को साधने को लेकर भी तैयारी तेज कर दी, जिसके बाद केजरीवाल की टेंशन पड़ी हुई है। परिवर्तन यात्रा तो बीजेपी ने निकाली है, क्या लग रहा है कोई परिवर्तन देखने को मिलेगा और केजरीवाल के लिए कितना बड़ा चैलेंज होगा? देखिए, दिल्ली में परिवर्तन होना है, लगभग ये तय माना जा रहा है। इस बार दिल्ली में परिवर्तन होगा। ये अरविंद केजरीवाल की एक्टिविटी, अरविंद केजरीवाल का फ्रस्ट्रेशन और उनके अभी काम करने के तरीके में बदलाव को लेकर देखा जा रहा है। जब भारतीय जनता पार्टी प्रदर्शन कर रही है उसका भी विरोध करोगे, भारतीय जनता पार्टी एक स्लोगन दे रही है उसका भी विरोध करोगे, अपने तरीके से इस्तेमाल करोगे। और जब भारतीय जनता पार्टी चुनाव प्रचार कर रही है उसमें भी आप क्या कहते हो, चुनाव प्रचार भी नहीं करना चाहिए, झुग्गी टूरिज्म कहा था अरविंद केजरीवाल ने। तो भारतीय जनता पार्टी ने कहा चलो ठीक है, दिखाते हैं झुग्गी टूरिज्म क्या होता है। क्योंकि तुमने तो झुग्गी टूरिज्म कर ली, तुमने तो झुग्गी झोपड़ी कॉलोनियों में जाकर पानी की समस्या को लेकर टैंकर को खत्म कर देंगे, शीला दीक्षित को जेल भेज देंगे, सारे टैंकर माफिया हैं। तो 10 साल से सारे टैंकर माफिया तो आम आदमी पार्टी के हो गए। इन्होंने बदलाव किया, क्या जो कांग्रेसी माफिया थे उसको अपने तरफ मिला लिया। टैंकर माफिया अभी भी है लेकिन वो आम आदमी पार्टी के पास है, कॉन्ट्रैक्टर अभी भी है लेकिन वो पहले कांग्रेसी था अब आम आदमी पार्टी के पास है। केजरीवाल के वसूली रैकेट अभी भी है, जो कांग्रेस का था वो केजरीवाल का हो गया है। ये तो बालियान के केस में भी देखने को मिला, कैसे ये लोग पूरी व्यवस्था को तहस नहस करने में जुटा है। ये समर्थन देगा उन लोगों को, सपोर्ट करेगा उन लोगों को जो सड़कों पर गुंडागर्दी करेगा, और उसको लेकर फिर दोबारा ये सवाल उठाएगा, देखो दिल्ली में लॉ एंड ऑर्डर की समस्या पैदा हो रही है, अमित शाह की पुलिस यहां पर ठीक से व्यवस्था नहीं कर पा रही है। तो ये केजरीवाल का फ्रस्ट्रेशन दिख रहा है। और भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से इस बार एक्टिव मोड में है, पहले भारतीय जनता पार्टी इतना एक्टिव मोड में नहीं रही थी। हो सकता है भाजपा के जो स्टेट लीडरशिप है इसको एक तरह से लग गया था कि दिल्ली हम नहीं जीत सकते, लेकिन इस बार लग रहा है
लोकसभा चुनाव में भी 52 असेंबली सेगमेंट में भारतीय जनता पार्टी आगे रही। तो इस बार इन लोगों को लग रहा है परिवर्तन होकर रहेगा और केजरीवाल फ्रस्ट्रेट है, उसके नेता छोड़ रहे हैं, तो इस बार ज्यादा जोर लगाना चाहिए और अरविंद केजरीवाल के लिए यही बड़ी समस्या पैदा करने वाली है। जी, आखिरी खबर में बात बांग्लादेश की। बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद से अल्पसंख्यकों खासकर हिंदुओं पर हमले तेज हो गए हैं। हिंसा का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा है। हिंदू मंदिरों को कट्टरपंथियों की तरफ से निशाना बनाया जा रहा है। बांग्लादेश में फैली अशांति के बीच इस्कॉन सेंटर में आग लगा दी गई। जानकारी के मुताबिक इस्कॉन सेंटर में लक्ष्मी नारायण के विग्रह भी जल गए, साथ ही मंदिर पर हमला भी किया गया। इस बढ़ते तनाव और हिंसा को लेकर बांग्लादेश में व्यापक रोष है। पूरे देश के विभिन्न हिस्सों में बांग्लादेश सरकार के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं। लोग देश में हो रहे भेदभाव के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। यह स्थिति बांग्लादेश की आंतरिक स्थिरता के लिए खतरा बनी हुई है और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की भी चिंता को कहीं ना कहीं बढ़ाने का काम कर रही है। बांग्लादेश में हालात कब तक सुधरेंगे, क्या लग रहा है? देखिए, बांग्लादेश में स्थिति ये हो गई है कि इन जिहादियों को और ये जो यूनिस जैसे लोग हैं जिसको शांति का नोबेल पुरस्कार मिला, इन लोगों के विवेक बुद्धि खत्म हो गई है। कहा जाता है जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। इन लोगों के विवेक खत्म हो गए, बुद्धिहीन हो गया है और ये अपने लिए खतरा मोल ले रहा है। ये हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार करेगा और हिंदू अब आगे क्या करेंगे इनको ये अनुभव नहीं है। वहां पर प्रदर्शन हो रहा है, हिंदुओं ने भी अपनी ताकत दिखानी शुरू कर दी है। भारत सरकार इस पर डिसीजन लेने के लिए तैयार है और भारत सरकार जो डेलीगेशन भेज रहे हैं, यहां से बार बार ये चेतावनी दी जा रही है कि सुधर जाओ, नहीं तो हम सुधारने के लिए तैयार हैं, क्योंकि तुम बच्चे हो अभी। जैसे पाकिस्तान को तोड़ा गया और पाकिस्तान को तोड़ने में ये बांग्लादेश अलग बना और पाकिस्तान भारत से टूटा, तो तुम अभी तीसरे पीढ़ी के हो, भारत के बाद पाकिस्तान के बाद बांग्लादेश, और अभी तुम्हारे यहां न इतनी औकात है, हैसियत है और न ही ये समाधान तुम्हारे पास है कि तुम सोच सको कि भारत को चैलेंज करके ऐसे समय में, जबकि हिंदुस्तान की सत्ता उन लोगों के हाथों में है जो हिंदुओं का ख्याल रख सकता है। ये कांग्रेसी सरकारें नहीं है। सरकार भी अपने स्तर पर जो हो सकता है वो करने की तैयारी कर रही है। हिंदुस्तान के अंदर क्या होता, पहले ऐसा नहीं होता था कि अगर बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हो, पाकिस्तान में हिंदुओं के खिलाफ हो, तो यहां पर अलग अलग क्षेत्रों में प्रदर्शन होगा, उसमें मंत्री विधायक सब शामिल होंगे। अब शामिल हैं। अब पश्चिम बंगाल से लेकर दिल्ली तक हर जगह पर प्रदर्शन हो रहे हैं, हिंदू एकता दिखा रहा है। तो बांग्लादेश को सुधर जाना चाहिए, नहीं तो सुधारने के लिए बड़ी कार्रवाई होनी ही है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए इतना ही। देश और विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।